Hello guys, this is Hassan Yusuf Qadri, your history instructor. I am here once again with another video which is known as लखनऊ पैक्ट. ठीक हो गया? अच्छा जी, सेक्शन 2 के अंदर हमारा ये टॉपिक है लखनऊ पैक्ट हिस्ट्री ओ लेवल्स में. चाहे आप सीआई के स्टूडेंट हैं चाहे आईजीसीएसई के, इट्स सेम फॉर बोथ. हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 की. लास्ट जो वीडियोस अगर आप देखते हुए आ रहे होंगे तो हमारा जो इससे पहले का टॉपिक लखनऊ पैक्ट का है वो रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल है, जो कि 1911 के अंदर हुआ था और उसके बाद 1916 के अंदर हम आ गए. अच्छा, अब मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक पैटर्न समझाऊं. बेसिकली यहाँ पे जो एक खास बात है वो खास बात ये है कि भाई ब्रिटिश जो है, उन वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी 1913 में. 1913 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर बिजी थी. ठीक हो गया? वहां पर बहुत ज्यादा लगी हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर. ठीक, 1916 में लखनऊ पैक्ट को प्रेजेंट किया गया. अब मैं इसकी ना कुछ बेसिक नेसेसिटीज समझाता हूं. ये बेसिकली एक एग्रीमेंट था. सवाल आता है कि भाई व्हाट वाज इट, ये है क्या? तो ये एक एग्रीमेंट था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का. ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि एआईएमएल और कांग्रेस के बीच का ये एक एग्रीमेंट था, जिसमें जिन्ना साहब जो थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो नेगोशिएट करना चाह रहे थे कुछ टर्म्स कांग्रेस के साथ. ठीक हो गया? बेसिकली जिन्ना जो है ना, इस वक्त तक आइडियलिस्ट थे, वो रियलिस्ट नहीं थे. आइडियलिस्ट का मतलब क्या था कि वो ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर पूरे सब कॉन्टिनेंट में रहे, यूनिटी रहे दोनों के बीच में. ठीक हो गया? इसलिए वो चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस और एआईएमएल दिमाग लगाए, साथ में बैठे और बैठकर चीजों के बारे में सोचे. ठीक हो गया? अच्छा, ये दोनों मिलकर कोशिश ये करना चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें ताकि इंडियंस को अथॉरिटी दी जाए मुल्क को रन करने की, मुल्क को चलाने की. समझ में आ गई बात? बेसिकली जिन्ना एआईएमएल और कांग्रेस दोनों को मिलाकर कुछ डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना चाह रहे थे, जिसका बेसिक मुद्दा, बेसिक मकसद ये था कि भाई मुल्क चलाना अपने हाथ में लेना है इंडियंस को. ठीक हो गया? अच्छा, ये एग्रीमेंट कंफर्म किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एनुअल सेशंस में. जो एनुअल सालाना सेशंस होते थे उनके, उसके अंदर कंफर्म किया गया कि भाई लखनऊ पैक्ट जो है वो हम साइन कर रहे हैं आपस में. ठीक हो गया? अच्छा, अब सवाल उठता है, ये तो समझ आ गया कि व्हाट वाज इट, ये था क्या. ठीक है, अब सवाल उठता है कि व्हाई इट वाज मेड, क्यों बनाया गया, क्या बेसिक वजह थी, क्या इसके पीछे रीजन था. तो वो देख लेते हैं. देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हिंदूज ने बहुत ही वायलेंटली बिहेव किया, प्रोटेस्ट किए, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्स लिए. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदूज का कुछ बुरा नहीं हुआ. जबकि मुसलमान लॉयल रहा, मुसलमान काम रहा, मुसलमानों ने ब्रिटिश के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छा सलूक किया, या मतलब अपने आप की लॉयल्टी शो करने की कोशिश करी. किसी गलत चीज में, किसी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट टाइप की चीजों में मुसलमान शामिल नहीं हुआ. लेकिन उसके बावजूद भी क्या मिला? कुछ भी नहीं. 1911 को पार्टीशन ऑफ बंगाल को ब्रिटिश ने रिवर्स कर दिया, यानी रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया. समझ में आई बात? तो हिंदुओं ने इतना वायलेंट बिहेवियर किया, प्रोटेस्ट किया, उनके गुड्स को बॉयकॉट किया, असैसिनेशन अटेम्प्ट किया, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद फैसला उनके फेवर में गया कुछ साल के बाद ही. समझ गया? तो मुसलमानों को एक बात समझ में आ गई कि भाई लॉयल्टी जो है ना वो एक वेस्टेज है. यानी ये जो लॉयल्टी है ना, ये एक वेस्टेज है, वेस्ट है, बिल्कुल वक्त का जिया है, फालतू है. मतलब हम अगर अंग्रेजों के साथ लॉयल्टी शो कर रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं है, उनको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी दे कैन नॉट ट्रस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक हो गया? नाउ दे नीड अ न्यू स्ट्रैटेजी. अब इनको चाहिए थी एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया आपका पॉलिसी. समझ गए? तो उस वक्त बेसिकली जिन्ना साहब, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो एक आइडियलिस्ट थे, वो ये चाहते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड रहें, यूनिटी बनी रहे. इवन उनको ये टाइटल भी दिया गया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का. समझ गए? उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया था. क्लियर होगा मेरी ये बात? अच्छा, अब एआईएमएल और कांग्रेस ने मिलकर अपनी ज्वाइंट डिमांड्स प्रेजेंट करी. ठीक हो गया? अब सवाल ये उठता है कि सर वो डिमांड्स क्या थी जो दोनों ने मिलकर प्रेजेंट करी. तो कुछ क्लॉजेस पे डिपेंडेंट है ये, वो मैं आपको दिखा देता हूं, जरा देखिएगा. सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, यानी कि सबसे पहली चीज जो मांगी गई, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. मतलब अल्टीमेटली समझ जाओ भैया, सेल्फ रूल. भाई साहब, आप एक बात समझे, मैं बाकी चीजें डिस्कस करूंगा नीचे जाके, लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ब्रिटिश का जो दिमाग घूमा था ना, वो सेल्फ गवर्नमेंट की वजह से घूमा था. ब्रिटिश जो परेशान हुआ था वो सेल्फ गवर्नमेंट की वजह से. अगर सेल्फ गवर्नमेंट हो जाती है इंडियंस की आपका ब्रिटिश के अंदर, तो भाई ब्रिटिश का रोल रहेगा ही क्या? ब्रिटिश का तो काम ही खत्म हो गया. समझ में आई बात?
फिर दूसरी बात ये की गई कि भाई मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, मेन असेंबली में मुसलमानों को कम से कम 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और इस बार कांग्रेस भी राजी हो रही थी क्योंकि मिलकर डिमांड दी गई है, समझ रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करी है यहाँ पे। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल, मुसलमान के लिए नहीं बल्कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, चाहे वो आपका लोअर कास्ट हिंदूज हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो आपका पारसी है, कोई भी है, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के वो कम से कम 150 हो जाए, ठीक है, कम से कम 150 मेंबर्स हो जाएं, ये कहा गया। फिर ये कहा गया वोटिंग राइट्स फॉर ऑल, सबको वोट डालने की इजाजत दी जाए। पहले सबके पास वोट डालने की इजाजत नहीं थी, लिमिटेड वोट डालने की इजाजत थी, अब इसके अंदर एक क्लॉज दिया गया कि भाई सबको वोट डालने की इजाजत है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो हुकूमत होगी वो 5 साल की होगी, ये वाला रूल तो आज भी चलता है, कोई भी हुकूमत आप उठा के देख लें 5 साल की ही होती है। और कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस 3/4 ऑफ द मेजोरिटी उस बात से अग्री ना कर ले। मतलब 3/4 का मतलब होता है 75%, यानी असेंबली के अंदर जब तक 75% लोग किसी बिल पे हाँ नहीं कर देंगे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसको माना नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि 75% में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सिर्फ अंग्रेज नहीं होगा बल्कि हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, अदर कम्युनिटीज के लोग भी होंगे। तो इससे क्या होगा कि मुसलमानों को एक तरीके से स्ट्रांगनेस मिल जाएगी और एक फायदा, मुसलमानों को, हिंदुओं को स्ट्रांगनेस मिल जाएगी, फायदा हो जाएगा, उनके डिसीजन को सुना जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये थी कि भाई ये मूवमेंट थी टूवर्ड सेल्फ रूल। दूसरा, एआईएमएल और कांग्रेस ने एक साथ डिमांड करी थी, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ रहा था और मुस्लिम कुड प्रोटेक्ट देयर राइट्स इफ दे वर्क विद कांग्रेस। लेकिन ये वाली बात जो है ना, ये एक इसकी इंपॉर्टेंस थी कि भाई मुसलमान अगर कांग्रेस के साथ काम कर रहा है तो वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो मैं अल्टीमेटली अगर मैं आपको बताऊं कि भाई लखनऊ पैक्ट का हुआ क्या, तो भाई मुसलमान और हिंदुओं की ये कॉम्बिनेशन जो था ये बहुत लंबे अरसे तक, कुछ ही सालों तक ये चल पाया और उसके बाद ये खत्म हो गया। आगे जाके मैं आपके साथ मॉन्टेग कैम्पसवर्थ रिफॉर्म डिस्कस करूंगा। वो बेसिकली रिफॉर्म 1919 के अंदर, 1919 के अंदर आई थी, लखनऊ पैक्ट के ठीक 3 साल बाद। लेकिन उसको प्रेजेंट ही इस वजह से किया गया था क्योंकि ब्रिटिश ने एक तरीके से ना लखनऊ पैक्ट को एक्सेप्ट किया था ना लखनऊ पैक्ट को रिजेक्ट किया था। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ था? अगर एक्सेप्ट करते तो उनको इनकी तमाम बातें माननी पड़ती, रिजेक्ट कर देते तो उस वक्त ये लोग हंगामा मचाते जिस वक्त ब्रिटिश ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 में बिजी है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश ने बड़ा सेफ प्ले किया और एक तरीके से ना इनको लारे लप्पे देते गए, लंबा कर दिया काम कि भाई जब वो फ्री हो जाएंगे तो फिर सारे मामला करेंगे। और 1919 में ब्रिटिश तो फ्री हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने अपनी तरीके से खेला। ये मैं आपको जब मॉन्टेग कैम्पसवर्थ पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा क्या हुआ। तो एक बार हल्का सा रिव्यू मैं आपको देता हूं लखनऊ पैक्ट का। 1916 के अंदर ये हुआ, सही हो गया, 1916 के अंदर इसमें हुआ कुछ इस तरीके से था कि भाई इसको एआईएमएल और कांग्रेस का बेसिकली एक एग्रीमेंट कहा जाता है। जिन्ना बेसिकली निकले थे टर्म्स को नेगोशिएट करने कांग्रेस के साथ। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से जो मेन बंदा आया था उनका नाम महाजन था, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, उनका नाम था महाजन। एआईएमएल की तरफ से बेसिकली जिन्ना गए थे और कांग्रेस की तरफ से पंडित महाजन आए थे। हालांकि जिन्ना उस वक्त एआईएमएल और कांग्रेस दोनों ही के थे, लेकिन फिर भी वो उस वक्त वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एआईएमएल को और कांग्रेस की तरफ से पंडित महाजन साहब थे। और इन दोनों ने मिलकर, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी कि मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी इंडियंस के हाथ में दी जाए। दोनों ने, एआईएमएल कांग्रेस ने, इन बातों को अपने एनुअल सेशन में कंफर्म किया। ठीक हो गया, क्योंकि मुसलमान परेशान आ चुके थे, मुसलमानों के लिए कोई फायदा हो नहीं रहा था। दैट इज वाई ये लखनऊ पैक्ट वाली स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई गई। इवन जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा गया, क्योंकि मुसलमानों को ये पता था पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिवर्सल के बाद कि भाई ब्रिटिश पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी यही था कि भाई मिलकर थोड़ी सी बातचीत करके देखते हैं, शायद हिंदुओं के साथ कोई डिसीजन मेकिंग करें तो फायदा हो जाए। इसके मेन ज्वाइंट डिमांड क्या प्रेजेंट की गई? सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, एक तरीके का सेल्फ रूल इंडिया में मांग लिया गया। 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की मांगी गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सही से याद रखिएगा इसको। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल, सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे गए। नंबर ऑफ मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होंगे उनको 150 तक करने को कहा गया। वोटिंग राइट्स सबके लिए, हर कोई वोट डाल सकता है, अबव 18 हो सब वोट डाल सकते हैं। टर्म जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का यानी हुकूमत का वो कम से कम 5 साल का होगा।
कोई डिसीजन उस वक्त तक नहीं लिया जाएगा जब तक 3/4 मेजोरिटी उससे अग्री ना कर जाए। 3/4 का मतलब होता है 75% लोग जब तक किसी डिसीजन मेकिंग से अग्री नहीं कर जाएंगे उस बात को नहीं माना जाएगा। तो इसको इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता है? ये सेल्फ रूल की तरफ एक पहली मूवमेंट थी, ठीक हो गया। एआईएमएल कांग्रेस ने एक साथ डिमांड दी थी, हिंदू मुसलमान एक टेबल पर बैठ रहे थे, एक दूसरे की बात सुन रहे थे, मिलकर डिमांड्स प्रेजेंट कर रहे थे, और मुसलमानों को भी एक बात समझ में आ रही थी कि अगर वो कांग्रेस के साथ काम करेंगे तो वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये दोनों की जो मोहब्बतें थी ना, कांग्रेस और एआईएमएल की, ये अंग्रेजों के लिए खतरा थी। तो आगे जब हम मॉन्टेग कैम्पस्फोर्ड रिफॉर्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इस मोहब्बत को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन डाले। क्लियर होगा मेरी बात? आई होप आप लोगों को लखनऊ पैक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इसका फायदा हो। हम मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। HYQ।